अरे कोई मजा नहीं आया यार, क्या आदमी थी यार। मैं लगा फोन करता हूँ, ठीक है। लगा लिया? ज्वाइन कर लिया सबने? अच्छा ना यार, मोबाइल पे मैं ग्रुप में डाल दूँ, फिर कर लेंगे शाम में लोग। विवेक के ये वाले फीचर्स पढ़ लो, इस वाले। देखो रेट में ये पॉइंट लिखा है, इजी टू लर्न है, ठीक है। रेट जो होता है वो नेटिव अप्रोच पे काम करता है। किस पे काम करता है? नेटिव अप्रोच पे। नेटिव अप्रोच मतलब क्या होता है? इट बिल्ड द मोबाइल एप्लीकेशंस फॉर एंड्रॉइड एंड आईओएस विथ वन कोड बेस। मतलब ये नेटिव ऐप बनाते हैं। नेटिव ऐप ऐसी बनती है, देखो जैसे ये सपोज आप अभी कोई भी आपके बिजनेस के हिसाब से अगर आप एक ऐप बनवाना चाहते हो किसी से, अगर आप किसी से एक ऐप बनवा रहे हो, किसी भी यूजर से अगर आप एक ऐप बनवा रहे हो, है ना, एंड्रॉइड ऐप, तो एंड्रॉइड डेवलपर ही काम करेगा। कौन काम करेगा? एंड्रॉइड डेवलपर, है ना। वो आपको ये ऐप बना के देगा, ठीक है। और फिर आपको कुछ टाइम बाद एक आईओएस की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो फिर उसके हिसाब से आईओएस डेवलपर से आप एक ऐप बनवाओगे, है ना। तो क्या होता है कि इन दोनों के कोड बेस अलग अलग होंगे। एंड्रॉइड वाला बंदा जो काम करेगा वो एंड्रॉइड डेवलपमेंट करेगा, आईओएस वाला बंदा काम करेगा, दोनों के कोड बेस अलग अलग होते हैं, है ना। ये सी ऑब्जेक्टिव पे काम करते हैं, किस पे काम करते हैं? सी ऑब्जेक्टिव पे काम करते हैं, है ना। ये लैंग्वेज अलग है, ये लैंग्वेज अपनी अलग है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आप काम करना चाहते हो, अगर आप आपकी एप्लीकेशन बनवाना चाहते हो दोनों प्लेटफॉर्म के साथ, तो दोनों को आपको चार्ज करना पड़ेगा ना। एंड्रॉइड डेवलपर को अलग चार्ज करोगे, फिर आप आईओएस डेवलपर को अलग चार्ज करोगे। तो जावास्क्रिप्ट ने जो रेक बनाया था, रेक बनाया था, रेक को आगे जाकर के उन्होंने नेटिव पे कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने सोचा कि यार ये जो फीचर्स है, दोनों की कोड बेस अलग अलग होते हैं। एंड्रॉइड वाले बंदों को आईओएस वाले कोड दे दोगे तो चलेंगे, और इनको अगर ये कोड दे दोगे तो ये रन नहीं होगा। तो नेटिव अप्रोच जो होती है, इन्होंने इतने प्रॉपर तरीके से काम किया है जावास्क्रिप्ट में कि इन्होंने बोला कि एक ही कोड बेस रहेगा, एक ही कोड बेस रहेगा। जैसे कि अभी आप वेबसाइट बनाते हो ना, तो वेबसाइट हर ब्राउजर के लिए अलग अलग बनाते हो क्या? ये बनाते हो ना, एक ही कोड बेस रहता है, तो सारे ब्राउजर पे क्या होता है? रन होता है।
तो इन्होंने एक ऐसा इंडिपेंडेंट कोड बनाया जो दोनों प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है। मतलब वही कोड बेस आपका एंड्रॉइड पे भी चलेगा, वही आपका किस पे चलेगा, iOS पे भी चलेगा। तो दो अलग अलग हमको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही और जो नेटिव पे ऐप बनती है वो हमारी नेटिव ऐप कहलाती है। कौन सी ऐप कहलाती है? नेटिव। सबसे बड़ी सोशल नेटिव ऐप है अभी की, जो नेटिव ऐप है कौन सी है? इंस्टाग्राम, है ना। ये है नेटिव ऐप कहलाती है। ये पूरी रिएक्ट नेटिव पे बनी। कैसे बनी? रिएक्ट नेटिव पे बनी, इंस्टाग्राम है ना। तो ये जब इतनी बड़ी एप्लीकेशंस काम कर रही है तो कोई छोटी मोटी टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं। और इसने एक ही कोड बेस बनाया, एक ही कोड बेस बनाया जो दोनों के दोनों एप्लीकेशंस को हैंडल कर रहा है, एंड्रॉइड को भी और iOS। तो अलग अलग कोड बेस हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इट बिल्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एंड्रॉइड एंड iOS विद वन कोड बेस। नेटिव सीखने के लिए आपको रीड तो आना चाहिए, है ना। JSX मैंने आपको कल बताया था, जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन होता है जिसमें HTML प्लस जावास्क्रिप्ट दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ा था ना। HTML रिएक्ट की फाइल पे अगर मैं कभी भी HTML को डायरेक्टली लिख रहा हूँ तो दिस इज नॉट HTML। तो क्या कहलाता है? JSX कहलाता है। क्या कहलाता है? JSX टेम्पलेट इंजन की जैसा बिहेव करता है। JSX को बोला जाता है टेम्पलेट इंजन है। क्या बोलते हैं इसको? टेम्पलेट इंजन। अभी आप इस पर्टिकुलर नाम से बहुत दूर हो, टेम्पलेट इंजन क्या होता है, बस इसको ध्यान रखना कि JSX एक टाइप का हमारा टेम्पलेट इंजन होता है। क्या होता है टेम्पलेट इंजन? JSX allow us to write HTML in React JavaScript। अगर React के अंदर JavaScript में हमें HTML को राइट करना है तो वो कौन अलाउ करता है आपको? JSX। रीयूजेबल कंपोनेंट है, किसी भी कंपोनेंट को हम बार बार कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। अभी ये वाला पॉइंट को समझो थोड़ा ध्यान से। डाटा बाइंडिंग, रिएक्ट में वन वे डेटा बाइंडिंग होती है। किससे होती है? वन वे। इट हैज वन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ डेटा। एक ही डायरेक्शन में डेटा का फ्लो रहता है। एंड इट्स यूज फ्लक्स आर्किटेक्चर। इसी को फ्लक्स आर्किटेक्चर ही बोला जाता है जो वन वे डायरेक्शनल में डाटा के फ्लो को सर्व करता है ना। जैसे कि आपके पास 10 कंपोनेंट बने तो पहले कंपोनेंट का डाटा सेकंड कंपोनेंट में जाएगा, सेकंड का डाटा कहाँ जाएगा? थर्ड में जाएगा, थर्ड से कहाँ जाएगा? फोर्थ में जाएगा, फोर्थ से कहाँ जाएगा? फिफ्थ में जाएगा, फिफ्थ से कहाँ जाएगा? सिक्स में। तो डिपेंडेंसी बढ़ रही है ना। तो इसी फ्लो में हमारा डेटा का ट्रांसमिशन, हमारा डाटा जो ट्रांसफर होता है वो होता है वन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ डेटा। जो वन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ डेटा होता है वो डेटा बाइंडिंग कहलाता है। वो भी कैसे होती है? वन वे डेटा बाइंडिंग होती है। पर रिएक्ट में टू वे डेटा बाइंडिंग हम यूज कर सकते हैं। रिएक्ट में टू वे डेटा बाइंडिंग हम यूज कर सकते हैं। मतलब मैं पेरेंट से चाइल्ड में डाटा भेज सकता हूँ और चाइल्ड से वापस का डाटा भेज सकता हूँ पेरेंट। अगर ये बाय डायरेक्शनल डेटा अगर हो गया तो रिएक्ट में दो चीजों के थ्रू पॉसिबल है। पहला होता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, दूसरा होता है रिडक्स। इसके थ्रू पॉसिबल है तो कॉन्टेक्स्ट या फिर क्या होता है हमारा रिडक्स। ये दोनों बड़ी प्लेटफॉर्म है रीड के लिए, है ना। सबसे हेवी प्लेटफॉर्म है ना। समझ में आया? मतलब अब कंफ्यूजन यही होता है ना कि यार बुक्स में क्या लिखा है, वन वे डाटा बाइंडिंग पे काम करता है। कैसा काम करता है? वन वे डेटा बाइंडिंग, है ना। और उसको हम जैसे कि जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है तो उसको हम असिंक्रोनस नहीं बना सकते। जावास्क्रिप्ट शुरू से कैसे बनी है? सिंक्रोनस बनी, पर हम उसको असिंक्रोनसली हैंडल कर रहे हैं। असिंक कमेंट लगा के, प्रोमिसेस लगा के, कॉलबैक लगा के, सेट टाइम आउट लगा के, बस वैसा ही है। ये वन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ डेटा पे काम करता है, पर इसको हम टू वे डेटा बाइंडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट और रिडक्शन। समझ में आया आपको? है ना। सिंप्लिसिटी इसलिए बोलते हैं ताकि कोड का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी पहले से डिफाइन किया हुआ है।
है ना। और आप जावास्क्रिप्ट पढ़ने वालों के लिए रिएक्ट के कोड रीड करना थोड़े से इजी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका इनिशियली प्लेटफॉर्म रेडी है, जावास्क्रिप्ट पे काम कर रखा है तो चीजें पता होती है ना, मैप क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, मतलब उससे हम थोड़ा सा फेमिलियर है। परफॉर्मेंस बहुत लाइट वेट होता है। मैंने बोला था आपको कि अभी अपन डेवलपमेंट मोड में काम कर रहे हैं तो फाइल स्ट्रक्चर बहुत वास्ट हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब प्रोडक्शन मोड में काम करेंगे तो हमारी जो भी हमारी एप्लीकेशंस रहेगी उसको हम बिल्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बिल्ड। तो बिल्ड में सारी स्टैटिक फाइल आ जाएगी और मिनिमम कोड के साथ आती है। ऐसा लगता है कि पूरा HTML CSS की वेबसाइट में हमने उसको कन्वर्ट पूरा कर दिया है ना। तो ये लाइट वेट कब होगा? जब हम किस पे काम करेंगे? प्रोडक्शन मोड में बिल्ड करेंगे हमारे एप्लीकेशंस को। इसके बारे में तो बहुत सी कंपनी पूछती है कि व्हाट इज वर्चुअल डोम इन जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट। और आई थिंक वर्चुअल डोम का जो कंसेप्ट है वो रिएक्ट के अंदर ही है। किसके अंदर है? रिएक्ट के अंदर। अभी आप जावास्क्रिप्ट पढ़ के आए हो, तो जावास्क्रिप्ट में क्या था? ये आपका सोर्स कोड है, ये आपका डोम है। इस डोम को हम एक्चुअल डोम या रियल डोम बोलते हैं। डोम जो होता है वो हमारा ट्री बेस पे काम करता है। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा लिव, लिव के अंदर लिव को आपने क्लोज किया, लिव के अंदर क्या लिखा आपने? पैराग्राफ बनाया। क्या बनाया आपने? पैराग्राफ बनाया। अरे आपने पैराग्राफ बनाया, हेलो लिखा है ना। आपने एक बटन भी बना दिया नीचे। अभी आप जावास्क्रिप्ट पढ़ के आए। जावास्क्रिप्ट में जैसे कि ये जो आपने डाटा लिखा है ये पूरा ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। इसका पेरेंट क्या बनेगा? डिव बनेगा। ऐसे बनता है एक्चुअल डोम, ऐसा होता है, ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। ट्री है, डिव के अंदर इसका चाइल्ड एलिमेंट कौन बनेगा? पैराग्राफ। इसका चाइल्ड है कौन? पैराग्राफ है कि नहीं है ना। इसका चाइल्ड एलिमेंट बना दिया हमने यहाँ पे, ये ट्री बन जाएगा इसके लिए। ये पैराग्राफ इसका, ये पैराग्राफ है ना। जैसे मैंने तो कोड तो छोटा ही लिखा अभी समझाने के हिसाब से। ये तो पूरा डॉक टाइप से स्टार्ट होता है। डॉक टाइप HTML हेड, बॉडी, बॉडी के अंदर क्या होते हैं? डिव होते हैं, है ना। वैसे ही हमारा एक और क्या बटन है? ये बटन है, ये बटन का ट्री। किसका ट्री है? बटन का ट्री। ये बटन जो बनेगा इसका कनेक्शन किससे होगा? बॉडी से होगा। किससे होगा? बॉडी से। वो मैंने पूरा नहीं बनाया। अभी हमारा रियल डोम है। रियल डोम ये डोम कहलाता है। ट्री बेस में पूरा अपना बिहेवियर चेंज कर देता है। HTML कोड ऐसा होता है क्योंकि हम ये नहीं पढ़ सकते ना, हम ये पढ़ते हैं, पर ब्राउजर पे एक्चुअल डोम ये होता है, वो पूरा ट्री में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारा रियल डोम कहलाता है। अब मैंने बटन के क्लिक पे पैराग्राफ को सब जावास्क्रिप्ट से चेंज कर दिया, कर सकते ना। जब बटन एक क्लिक पे पैराग्राफ के वैल्यू चेंज कर सकते कि नहीं कर सकते? इनर टेक्स्ट लगा के कर सकते हैं। इसको टारगेट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो बटन के क्लिक पे अगर इसमें कुछ भी चेंजेस हुआ है ना, तो पैराग्राफ में अगर कुछ भी चेंजेस होता है तो पूरा के पूरे डोम के जितने एलिमेंट्स हैं वो पूरे क्या होते हैं? अपडेट हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जबकि उसको केवल किसको लोड करना चाहिए था? चेंजेस करना चाहिए था। तो जबकि ये भी लोड हो रहा है, बटन भी लोड हो रहा है, पूरे के पूरा ट्री क्या हो रहा है? हमारा लोड हो रहा है। तो ये जावास्क्रिप्ट की फीचर्स है। किसके फीचर्स है? रिएक्ट ये बोलता है कि ये आपका रियल डोम है। क्या है आपका? रियल डोम। वो अपने कंपोनेंट जो होते हैं, अपना जो कोड होता है उसकी दो कॉपी बनाता है। एक कॉपी ये रहेगी, एक कॉपी ये रहेगी, दो कॉपी बना ली उसने। ये जो ये वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? वर्चुअल डोम, है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं। वर्चुअल डोम क्या करता है कि हमारा जो कंपोनेंट रहते हैं
उसकी 2 कॉपी बना लेते हैं, है ना। अब इसमें क्या करता है कि 2 कॉपी में ये डिव है, ये क्या है, पैराग्राफ है, ये क्या है, हमारा बटन है, वही है और क्या है ना। देखो ये क्या था, हमारा डिव था, ये हमारा डिव है ना, ये क्या है, हमारा पैराग्राफ है, और ये क्या हमारा बटन है ना। तो ये हमारा वर्चुअल टूल में करता है, हमारे कंपोनेंट की 2 कॉपी बनाता है, एक कॉपी ये बनेगी, एक कॉपी जस्ट उसके नीचे बनेगी, सेम कॉपी बनेगी दोनों, एक ये 2, और ये क्या रहेगा, हमारा बटन के लिए रहेगा। ये पर भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है, डिव है, यहाँ पर क्या है, पैराग्राफ है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा बटन है। तो वर्चुअल डोम, अब जैसे कि मेरे बटन के क्लिक पे पैराग्राफ की वैल्यू चेंज करी, तो वर्चुअल डोम देखता है कि भैया क्या चेंजेस हुआ है, पैराग्राफ चेंजेस हुआ, ये आपस में दोनों कंपेयर करता है, ये कहता है आपस में दोनों कि कौन कौन से एलिमेंट्स अभी हमने चेंजेस किए। तो अभी क्या चेंज हुआ, हमारा पैराग्राफ चेंज हुआ, तो ये रियल डोम को बताता है, ये रियल डोम को बताता है कि भैया केवल मेरे एक ही कंपोनेंट को चेंज किया गया है, मेरे एक ही एलिमेंट को क्या किया गया है, चेंज किया गया है। तो आप पूरे के पूरे डोम को रीलोड मत करना, केवल ये वाला सेक्शंस क्या करना, आप उसको अपडेट करना। तो वर्चुअल डोम इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल डोम। रियल डोम का एक्चुअल क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन। वर्चुअल डोम अपने एक्चुअल कंपोनेंट की मल्टीपल कॉपीज बना लेता है, दोनों कॉपीज को आपस में कंपेयर करता है, क्या क्या अपने चेंजेस हुए हैं, और जितने भी चेंजेस होते हैं वो किसको इन्फॉर्म करता है, रियल डोम। पूरे पेज को रेंडर नहीं करना है, केवल उतना ही सेक्शन अपडेट करो जिसमें यूजर ने चेंजेस किया है। तो उसमें हमारा पूरा के पूरा होल पेज कभी भी रिलोड नहीं होता, केवल इतना सेक्शंस क्या होता है, हमारा रिलोड होता है। ये कंसेप्ट जो होता है, ये कंसेप्ट होता है हमारा वर्चुअल डोम। वर्चुअल डोम इट इज एन एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल डोम, है ना। मैं फिर इसका डायग्राम में आपको बता देता हूँ। देखो वर्चुअल डोम इन रियल जेस में डेफिनेशन से
हाँ, तो कहाँ थे अपन? ये वर्चुअल डोम का जो मैं आपको ये डायग्राम बता रहा था, क्योंकि ये हमारा एक्चुअल कंपोनेंट है। वर्चुअल डोम अपने कंपोनेंट की कॉपीज बना लेते हैं, दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, जितने चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस इसको बताता है रियल डोम को। रियल डोम में उतने ही सेक्शंस क्या होता है हमारा पूरा होल पेज कभी भी हमारा रिफ्रेश नहीं होता है, याद रखना है ना। इसीलिए रिएक्ट क्या होता है हमारा फास्ट। समझ में आएगा क्या? ठीक है। इजी क्रिएशन ऑफ डायनेमिक एप्लीकेशन। अब देखो आपने ई कॉमर्स एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट पे बनी, तो डायनेमिक है कि नहीं है, ये बताओ जरा। डायनेमिक है, हर लेवल पे काम कर रही है, कार्ड वगैरह सब कुछ प्रॉपर का वर्क कर रहा है। तो ऐसे वही एप्लीकेशन अगर मैं रिएक्ट पे बनाऊंगा तो वो रिएक्ट भी क्या करता है हमारा, ये जो एप्लीकेशन को क्या बनाता है, डायनेमिक बनाता है, इजी वे पे बनाता है, ताकि कुछ फीचर्स हमें इसमें वो कुछ नए फीचर्स मिल जाएंगे। अब रिएक्ट में इतनी बड़ी एप्लीकेशन होती तो उसको हर बार कंसोल नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ डेडिकेटेड टूल्स दे रखे हैं ताकि उसमें डिबगिंग थोड़ी सी इजी हो जाए हमारे लिए। तो फेसबुक ने रिलीज किया था क्रोम एक्सटेंशन, है ना। जैसे कि अभी आप, मेरे पास कंपोनेंट नहीं है अभी, तो कोई भी क्रोम एक्सटेंशन मैं आपको बता दूंगा, तो क्रोम एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लेना, ताकि रिएक्ट के अंदर क्या चल रहा है, इंटरनली प्रोसेस क्या, स्टेट कैसे काम कर रहा है, प्रोब्स कैसे काम कर रहा है, तो उसके लिए आपको कंसोल पे चीजें दिख जाएगी। इसका डिबगर टूल्स अलग से होता है, उसको मैं आपको इंस्टॉलेशन करवा दूंगा, है ना, ताकि आप उसको अच्छे से डिबग कर सको एप्लीकेशन कितना फ्लो चल रहा है, कहाँ पे एरर आ रही है, कैसे उसको अपनों को हैंडल करना है। एडीसीओ फ्रेंडली फीचर्स है, ये एसईओ वालों के लिए रहता है। इट इज बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। देखो बहुत सारी कम्युनिटी है जो उसको सपोर्ट करेगी। अब ये मैंने पॉइंट लिखा है, देखो इनिशियली लाइब्रेरी वाज क्रिएट फॉर इंटरनल यूज। तो फेसबुक के जो डेवलपर्स है उन्होंने पहले रिएक्ट को इंटरनली काम के लिए बनाया था, उनको कोई रिक्वायरमेंट लगी होगी तो उन्होंने एक लाइब्रेरी को लॉन्च किया, है ना, जावा से एक लाइब्रेरी उन्होंने बनाई। फिर कुछ टाइम के बाद ये फीचर्स उनको बहुत अच्छा लगा कि नहीं यार, इस फीचर्स को ग्लोबली करना चाहिए, हर यूजर्स को बताना चाहिए कि यार ये जावास्क्रिप्ट के अंदर रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। तो एंड लेटर शेयर विद द एंटायर वर्ल्ड, उन्होंने बाद में उसको पूरे वर्ल्ड के साथ में कर दिया, शेयर कर दिया, है ना। करंटली सपोर्टेड बाय फेसबुक। देखो अभी करंटली सपोर्टेड फेसबुक है, इंस्टाग्राम की इंजीनियर्स टीम सपोर्ट करती है, प्लस एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स हैं, गिटहब है, स्टैक ओवरफ्लो है ना, रिएक्ट रिफ्लेक्स से चार्ट है ना, फ्री नोट से, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जो उसकी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। समझ में आया? है ना, ठीक है। तो ये वो फीचर्स हैं जिसमें हमें, इसमें से देखो ज्यादा तो क्या है, नेटिव अप्रोच बताना चाहिए आप, कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच पे काम करता है, नेटिव अप्रोच है, जेएसएक्स सपोर्ट करता है। डाटा बाइंडिंग अगर आप बहुत ज्यादा श्योर हो तो बताओ, तो नॉलेज के हिसाब से याद रखो, किसी ने पूछा है तो फिर उसको एक्सप्लेन करना, जबरदस्ती मत बोल देना कि डाटा बाइंडिंग होती है, वो उलझा देगा आपको सामने, ठीक है, क्योंकि ये बहुत डीप लेवल वाली चीजें होती है। ठीक है, आपको अपने नॉलेज के हिसाब से करो। हाँ, अगर आप बहुत श्योर हो कि नहीं यार मैं तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो फिर बताओ। तो फीचर बताने के लिए वर्चुअल टर्म जरूर बताया करो। बाकी ये तो मैंने आपको लिखा है, सिंपलिसिटी, इजी टू लर्न, ये तो कुछ है नहीं, देखो इजी इजी तो मेरा वर्चुअल डोम होता है। ठीक है, दूसरा कम्युनिटी सपोर्ट काफी अच्छा है। तो चार पांच फीचर्स आपको बताना चाहिए। एक तो रिएक्ट में कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच पे काम होता है, दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, क्लास कंपोनेंट होते हैं, कौन सा होता है, फंक्शन कंपोनेंट। तो रिसेंटली जो भी नए एडिशन है वो किस पे काम करते हैं, फंक्शन कंपोनेंट पे काम करते हैं। कंपोनेंट वो होती है जिसको, जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक कोड रहता है और उस कोड को हमको मल्टीपल टाइम्स यूज करना होता है, मतलब रीयूज कर सकते हैं। ड्राई प्रिंसिपल की, ड्राई प्रिंसिपल को, मतलब ड्राई प्रिंसिपल भी मत बताना आप, तो ठीक है। दूसरा जेएसएक्स बता देना कि जावास्क्रिप्ट की फाइल पे हम डायरेक्टली, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की फाइल पे हम डायरेक्टली राइट कर सकते हैं, ये जेएसएक्स हमें अलाउ करता है। दूसरा कौन से अप्रोच पे काम करता है, नेटिव अप्रोच पे काम करता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप ये बता करो वर्चुअल डोम होता है, क्या होता है, वर्चुअल डोम रहता है। वर्चुअल डोम तो बता सकते हो ना, मैंने आपको समझा दिया अभी, ठीक है ना। और दूसरा ये होता है कि देखो कम्युनिटी सपोर्ट काफी अच्छा है। क्या है, कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ही एक्सटर्नल
मतलब हम रिएक्ट एप्लीकेशंस को डिबग करने के लिए बहुत सारे डिबगर टूल्स होते हैं जो कि फेसबुक ने रिलीज किए, अलग अलग डेवलपर्स ने अब तो रिलीज कर दिए क्रोम के लिए, स्पेशली खाली क्रोम के लिए नहीं है, क्रोम के बाद मोजिला है तो उसके लिए एक्सटेंशन टूल्स होते हैं, है ना, सबके एक्सटेंशन टूल्स मिल जाएंगे आपको, किसी भी ब्राउजर पर आप काम करो सब में रिएक्ट के एक्सटेंशन टूल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ताकि हम हमारे एप्लीकेशंस को अच्छे से डिबग कर सकें, क्या कर सके अपन उसको डिबग कर सकें, फ्लो समझ सके हमारी एप्लीकेशंस का, ठीक है। तो ये 5-6 फीचर्स जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना भी है, इसकी थ्योरी भी आपको देखना है, इसको आपको समझना भी बहुत अच्छे से, समझ में आया है ना। तो ये एक्चुअल पूछते हैं कि रियल डोम और हमारा वर्चुअल डोम का डिफरेंस है। अभी भी अगर आप डोम के बारे में अभी आपको नहीं आता है तो आप सबसे पहले, है ना, HTML का डोम देखो। HTML डोम ऐसे बनता है, ये दिख रहा है आपको, एक्चुअल डोम ये होता है, हम यही कोड लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो उसको ट्री में कन्वर्ट कर देता है, पूरा डॉक्यूमेंट है, रूट एलिमेंट है, हेड है, टाइटल है, टेक्स्ट है, बॉडी है, बॉडी के अंदर आपने HREF बना रखा है, H1 बना रखा है, H1 के अंदर टेक्स्ट है, तो ये होता है एक्चुअल अपना रियल डोम, ये गलत है हमारा रियल डोम, है ना। ब्राउजर पे HTML इंजन इसको समझता है, न कि वो हमारे कोड को समझता है, ठीक है, उसको ट्री चाहिए होता है। अब इस ट्री में कोई भी कंपोनेंट अगर अपडेट हुआ है तो क्या पूरे पेज को रेंडर करना है, स्पेसिफिक वही डाटा अपडेट करना है, तो रिएक्ट में पूरा होल पेज कभी भी रिलोड नहीं होता, केवल वही सेक्शन अपडेट होता है जिसके पेरेंट में या जिसके चाइल्ड में आपने कुछ चेंजेस किया। अब समझ में आ रहा है इसका, है ना। तो बस यही। अब जावास्क्रिप्ट में डोम पूछते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में इस डोम को मैनिपुलेट करने के लिए, जावास्क्रिप्ट ने कुछ स्पेसिफिक मेथड्स को मतलब डिफाइन किया है, लाइक यूजिंग आईडी, यूजिंग क्लास नेम, यूजिंग टैग नेम, क्वेरी सिलेक्टर, वो सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, है ना, जिसके थ्रू हम हमारे डोम के डेटा को हम इजीली कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर उसको हम इजीली अपडेट कर सकते हैं। समझ में? डोम डोम से थोड़ा सा फैमिलियर हो आप, कि आपको डोम डोम बार बार मिलेगा, वर्चुअल डोम क्या होता है, एक्चुअल डोम क्या होता है, रियल डोम क्या होता है, समझ में आ गया? ये फीचर समझ में आ गया आपको? इंस्टॉलेशन हमने पहले देख लिया, इंस्टॉलेशन बताने की जरूरत नहीं। अब ये काम पूरा कोडिंग का हो गया है, दूसरा काम हो गया पूरा कोडिंग का हो गया है, तो अब थोड़ा सा कोडिंग में समझते हैं। ये मैंने कंपोनेंट्स के बारे में लिखा रखा था, और थोड़ा सा इसको ना प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, इसको प्रैक्टिकली करेंगे, बाकी सब धीरे धीरे पूरा थ्योरेटिकली पार्ट आ जाएगा, प्रैक्टिकली चीजें आ जाएगी, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इनमें से जो पॉइंट्स बहुत अच्छे लगते हैं उनको अच्छा नोट्स बनाओ, और दूसरा ये है कि वर्चुअल डोम की डेफिनेशन लिखो, जेएसएक्स की डेफिनेशन लिखो अच्छे से, वो डेफिनेशन जो आप याद रख सको, जो आप किसी को एक्सप्लेन कर सको, अगर उसने कोई क्रॉस क्वेश्चन किया है तो हमें पता होना चाहिए कि यूजर यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, समझ में? तो ये वाला काम कर लो, उसके बाद तुम्हारा अब पूरा के पूरा काम रहेगा प्रैक्टिकली, जिसमें हम रिएक्ट का जो आपने ऐप बनाई थी उसके फाइल स्ट्रक्चर को समझेंगे, और धीरे धीरे अपन इसमें अपने कंपोनेंट बनाना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आया? ये फाइल मैंने आपको शेयर कर दी ना, तो नोट्स बना लो इसके, है ना, ठीक है, नोट्स बना लो, और उसके अलावा क्या कर रहे हो? उसके अलावा क्या करोगे? तो चलते रहे, इसको कंप्लीट करो तो बात करो, इसके हाँ कंप्लीट हो गया हो। सर हाँ सर, 2 क्वेश्चन मैंने कॉमनली पूछते देखा है इंटरव्यूज में, उसमें ये पूछ रहे थे कि रिएक्ट ही क्यों, एंगुलर व्यू जेएस क्यों नहीं, और रिएक्ट लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है? देखो, अब तुमने अभी पढ़ रखा है, अब जैसे कि नए यूजर से तो उनको अभी फाइल स्ट्रक्चर नहीं पता,
तो जैसे कि मान के चलो कि एक HTML की बात करें, अगर अपन HTML CSS में मैंने आपको वेबसाइट बनाने को दिया है कि आपको समथिंग ऐसी कोई वेबसाइट बनाना है, तो आपके पास कोई फाइल स्ट्रक्चर है क्या बना, वो बताओ जरा। आप किस नाम से फाइल बना रहे हो ये भी आपको नहीं पता है, जबकि मास्टर फाइल का नाम क्या होता है ना। एक फोल्डर बनता है कौन सा, एसेट्स, उसके अंदर फोल्डर कौन से बनेंगे, इमेजेस, उसके अंदर क्या फोल्डर बनाओगे, CSS, जेएस कहाँ होगी, जेएस में कोई फॉन्ट्स आएंगे तो फॉन्ट्स के फोल्डर कहाँ होंगे, फॉन्ट वाले फोल्डर में। तो ये स्ट्रक्चर आप खुद को बनाना पड़ता है। HTML CSS कोई डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है क्या, बताओ जरा मेरे को। यहाँ किसी ने HTML CSS ना बूटस्ट्रैप ना कोई डिफॉल्ट स्ट्रक्चर बना के दिया है क्या? नहीं दिया। नहीं सर, नहीं दिया जो है। हमें ये डिफॉल्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। अब देखो इसमें जो कंट्रोल है, यूजर एंड कंट्रोल के, एप्लीकेशन कंट्रोल के कौन से एंड पे होती है, यूजर एंड पे ना। आप खुद हैंडल कर रहे हो ना इसको। एप्लीकेशन का जो कंट्रोल रहता है कौन से एंड पे होता है, यूजर एंड पे। आप खुद फाइल स्ट्रक्चर बना रहे हो, आप खुद से उसको कंट्रोल कर रहे हैं। जबकि रिएक्ट ने जो आपको फाइल स्ट्रक्चर बना के दिया, क्या बना के दिया, फाइल स्ट्रक्चर बना के दिया, उसमें उसके नोड मॉड्यूल्स बना के दिए। तो जितने भी मॉड्यूल्स आप यूज करोगे तो सारे मॉड्यूल्स के फोल्डर कहाँ बनेंगे, नोड मॉड्यूल्स में बनेंगे। पब्लिक फोल्डर में आपको एक HTML फाइल बना के दी है जिसका नाम क्या है, index.html। एक SRC फोल्डर बना के दिया है, SRC फोल्डर बना के दिया है जिसमें क्या बनेंगे, हमारे सारे कंपोनेंट्स बनेंगे। तो यहाँ एप्लीकेशन स्ट्रक्चर, यहाँ जो एप्लीकेशन का जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में नहीं है। आप मुझे कंपोनेंट यहाँ बना के बताओ जरा, एरर आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी। तो इसमें जो कंट्रोल रहता है, एप्लीकेशन कंट्रोल रहता है, वो एप्लीकेशन एंड पे रहता है, यूजर एंड पे नहीं रहता है। किस पे रहता है, एप्लीकेशन एंड पे रहता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमें जैसा काम दिया गया है हम वहां पे हमारे फाइल स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करेंगे। तो जहाँ एप्लीकेशन का कंट्रोल यूजर एंड पे नहीं होता है वो लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क कहलाती है, लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क। अब रिएक्ट में बता रखा है, रिएक्ट में इतना स्ट्रक्चर दिया है, मतलब रिएक्ट तो लाइब्रेरी ऑफिशियल है। देखिए वो एक पर्टिकुलर सोर्स के लिए बनी है, पर उसको अपन फ्रेमवर्क बोल सकते हैं क्योंकि इसमें एप्लीकेशन कंट्रोल किस पे रहता है, एप्लीकेशन। तो आप ये 100% श्योर होकर बताओगे जहाँ एप्लीकेशन कंट्रोल यूजर एंड पे नहीं होता है वो हमारा फ्रेमवर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? तो रिएक्ट एज ए फ्रेमवर्क भी है और एज ए लाइब्रेरी भी है। ये हमको समझाना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी jQuery भी तो है, तो jQuery क्यों बनी, jQuery बनी क्यों है? हेलो हेलो, हाँ एक देखो, तो jQuery जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, करो एप्लीकेशंस को। ये इधर क्यों आ रहे हैं? इसको सेंटर होगा, लाइन सेंटर में क्या सिर्फ टीएड में क्या था, लाइन सिर्फ इनपुट में भी इनपुट किया ना, तो इसको भी अलाइन, तो लाइन इसको भी अलाइन, ये लाइन जी कर दिया बेटा। तो इसमें जो jQuery अपने जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी jQuery है, पर उसमें आप पूरा एप्लीकेशन डेवलपमेंट नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? एक सेकंड में तो उसमें पूरा एप्लीकेशन डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। इसमें क्लाइंट साइड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम इस लाइब्रेरी का यूज करते हैं। किसके लिए? क्लाइंट साइड ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। अब समझ में आया आपको? इसमें अपन कुछ ऑपरेशंस वगैरह कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है ना? तो ये आप बहुत
100% श्योर रहो कि अगर एप्लीकेशन का कंट्रोल यूजर एंड पे नहीं होता है वो एक फ्रेमवर्क है, क्या कहलाता है, और यही हमारी एज ए लाइब्रेरी की, यही हमारी एज ए लाइब्रेरी, ठीक है। तो रिएक्ट के अंदर लाइब्रेरी को ही कहीं कहीं पे क्या बोला गया, फ्रेमवर्क बोला। या बताओ ना, समझाओ 100%, समझाओ उसको 100% समझिए, ठीक है। तो ये काम कर लो और इसके थोड़े से नोट्स वगैरह बना लो, है ना, ठीक है, क्लियर। मैं आपको सेव कर देता हूँ। अच्छा ये है आपके पास नोट्स बना हुआ है थोड़ा सा बैठ के इसके अंदर, है ना, ठीक है। और ये कुछ इसका फोटो ले लो अगर आपको चाहिए, इसका फोटो क्लिक कर लो तो आपके पास थोड़ा सा नॉलेज के हिसाब से चीजें हो जाएगी एप्लीकेशन और फ्रेमवर्क में। ठीक है, जाओ बनाओ, है ना, ठीक है। नोट्स लिख लेना इसके प्रॉपर बैठ के, है ना, ठीक है। कल करते हैं।